इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की ये 7वीं वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, साथ ही साथ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अलावा 8वीं और 9वीं वीडियो जो है वो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। इस वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो बच्चों 5 मेथड हैं जिन पे हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डिफरेंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। इस वाले मेथड में जब हम प्राइस चेंज होता है तो उससे टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या परिवर्तन आया, क्या डायरेक्शन में परिवर्तन आया, इसको मेजरमेंट करने का काम करता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिग्री को नहीं बताता जो एक्चुअल डिग्री होती है, बल्कि आपको एक डायरेक्शन दे देता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ बच्चों। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले हम ये समझ रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का तरीका होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। यानी कि जब मान लीजिए आपने क्या किया, 100 रुपये के हिसाब से 10 किलो आम खरीदे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने आम खरीदने पर 1000 रुपये खर्च किए। मैं आपको यही चीज़ लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए प्राइस और क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइस मान लीजिए इनिशियली 100 रुपये था, आपने क्या किया 100 क्वांटिटी बाय की, हम 100 क्वांटिटी ले लेते हैं। इसका मतलब आपने जो खर्चा किया वो 10,000 रुपये किया। अब मान लीजिए कि इसका प्राइस जो है वो बढ़कर 200 रुपये हो जाता है, और मान लीजिए कि गुड्स ऐसी है जो नेसेसिटी में आती है, जैसे दूध है, पनीर है, सब्जी है, यानी कि ऐसी गुड्स है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो ऐसी गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग दूध पीना बंद कर देंगे, लोग सब्जी खाना बंद कर देंगे, लोग पानी पीना बंद कर देंगे। यानी कि जो नेसेसरी गुड्स है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप फिर भी 90 रुपये खर्च कर रहे हो। इसका मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर है 9 दूनी 18,000 रुपये हो गया। इसी तरीके से अगर ये 50 रुपये हो जाए, मान लीजिए 50 रुपये हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दोगे। चलो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पी लिया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दूध पी लिया, लेकिन इसकी डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब इस स्थिति में आपने जो खर्चा किया वो 5,500 किया। तो कहने का क्या मतलब है कि इस वाले केस में जब प्राइस बढ़ा है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो घटी है, सॉरी प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है, और प्राइस घटने से टोटल एक्सपेंडिचर में कमी देखने को मिली है। यानी कि सेम डायरेक्शन में चेंज हुआ है। किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। तो अगर प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं ईडी लेस देन 1। आप याद रखिएगा, इस केस में ईडी लेस देन 1 होगी। दूसरा केस ले लेते हैं बच्चों। दूसरे केस में मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है क्वांटिटी है, टोटल एक्सपेंडिचर है। अब मान लीजिए आप कोई ऐसी गुड्स यूज़ कर रहे हो जिसका यूज़ करना आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए उसका प्राइस 10 रुपये है और आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो और आप खर्चा करते हो मान लीजिए 1000 रुपये। चलिए 10,000 ही मान लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। प्राइस 200 हो जाए तो क्योंकि गुड्स बहुत ज़रूरी नहीं है, लग्जरी में शामिल है, आप उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा चेंज करते हो। यानी कि आप केवल 40 गुड्स खरीदते हो। इसका मतलब आपका जो खर्चा है, जो पहले आपका था 10,000 रुपये, ठीक है, वो कट के 8,000 रुपये रह गया। इसी तरीके से अगर वो 50 हो जाए तो आप क्या करते हो, 220 या 240 गुड्स की डिमांड करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो खर्चा है वो 12,000 रुपये हो गया। तो इस केस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में आपने, यानी कि प्राइस के बढ़ने से आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो घट गया, और प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ है। प्राइस बढ़ी है, एक्सपेंडिचर घटा है, प्राइस घटा, एक्सपेंडिचर बढ़ा है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। इस केस में जो ईडी होगी इट विल बी लेस देन 1, सॉरी इट विल बी मोर देन 1।
एक और केस हम बच्चों ले लेते हैं, आप बच्चों के लिए ही, ठीक है, यही ले लेते हैं। तीसरा केस और हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन ही तो जानना है। यानी कि प्राइस 100 रुपये पर क्वांटिटी 100 है, आप 10,000 खर्चा कर रहे हो। प्राइस 200 होने पर भी आपने इस तरीके से डिमांड में एडजस्टमेंट किया कि आपका खर्चा 10,000 ही रहा, और प्राइस 50 होने पर भी आपने डिमांड को इस तरीके से एडजस्ट किया कि आपका खर्चा 10,000 ही रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के बढ़ने से या घटने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट विल बी इक्वल टू 1। यानी कि मोर देन 1 कब कहलाएगी? मोर देन 1 कहलाएगी जब प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। देखिए यही सब बातें यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि इसका जो मेथड है वो मार्शल ने डेवलप किया, और बेसिकली ये पता करता है कि प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, और ये कोफिशिएंट को नहीं बताता, डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। मोर देन 1 तब होगी जब प्राइस के गिरने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और प्राइस के इंक्रीज़ करने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव में इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर घटेगा। और इक्वल टू 1 में क्या होता है, प्राइस बढ़े या घटे एक्सपेंडिचर इक्वल रहता है। मैं आपको यही बात एक डायग्राम से भी समझा सकता हूं, अगर आप इसको ठीक तरीके से देखें तो। यहां पे हम लिख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, और यहां पे हम लिख लेते हैं प्राइस। तो मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइस PA है, तो उस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए L बोल देते हैं। अब प्राइस बढ़कर अगर OB हो जाता है और आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस बढ़ा साथ ही साथ आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी कि सेम डायरेक्शन में हुआ है, तो इस केस में जो आपकी ED होगी इट विल बी मोर देन 1। यानी कि प्राइस बढ़ने से, सॉरी लेस देन 1, प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसलिए ED लेस देन 1 होगी। अगर हम एक और केस ले लें जिसमें हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि प्राइस बढ़ गया लेकिन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा, देखिए ना बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इस केस में ED होगी इक्वल टू 1 होगी। और अगर प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो आपकी जो ED होगी इट विल बी मोर देन 1। यानी कि अगर प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ED मोर देन लेस देन 1 होगी, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो इक्वल टू 1 होगी, और प्राइस के बढ़ने से घटता है तो ये इस तरीके का बच्चों डायग्राम बनेगा टोटल एक्सपेंडिचर का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अगला जो मेथड है, ये समझाने के लिए बनाया था, अगला जो मेथड है उसको बोलते हैं हम परसेंटेज मेथड। देखिए परसेंटेज मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करके हम अपनी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इंटू 100, और चेंज इन प्राइस का मतलब होता है चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि पिछले साल मेरी इनकम 500 रुपये थी और इस साल मेरी इनकम जो है वो बढ़कर 600 रुपये हो गई है, तो आपको मेरा परसेंटेज चेंज इन इनकम बताना है। तो कैसे पता करोगे, चेंज इन इनकम अपॉन इनकम, इनिशियल इनकम इंटू 100, यानी कि 100 को 500 से डिवाइड करके, तो इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो विल बी 20%। तो इसी तरीके से अगर क्वांटिटी में परिवर्तन पता करना है तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 हो गया, प्राइस में परसेंटेज चेंज पता करना है तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 हो गया। जब इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा Q, जैसे यहाँ पे दिया हुआ डेल्टा Q अपॉन Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन में P, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा Q अपॉन Q
इनटू लगाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करोगे तो P बाई क्यू हो जाएगा। बच्चों इसके आगे माइनस का भी साइन लगता है, जो ये डिनोट करता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आप इसका प्रयोग करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरा मेथड जो हम बात कर रहे हैं बच्चों वो है पॉइंट मेथड। यानी कि पॉइंट मेथड में क्या होता है, इसका भी प्रयोग मार्शल ने किया। इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व इसको बच्चों ज्योमेट्रिकल मेथड से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसके फॉर्मूले को डेरिवेट भी कर सकते हो। अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, दो तरीके के कर्व हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको लीनियर समझाने की कोशिश करता हूं। आगे देखिए, ये एक सीधी रेखा में डिमांड कर्व है जिसको कि हम नाम दे देते हैं LM, और ये है बिल्कुल मान लीजिए मिड में A है, ये वाला जो है ये LM है, L है, B है और C है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट पॉइंट पर इसकी जो इलास्टिसिटी है उसको पता करना है। तो डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैसे पता करेंगे बच्चों, बहुत आराम से आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल मिड में है। इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, अगर कोई यहाँ पे आता है तो मिड से नीचे आएंगे और यहाँ से ऊपर आता है, और ये एक्सट्रीम एंड पर है, इसलिए यहाँ पे B और C बता दिया है। अब हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि जो LM है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हमने मान लिया सिंपल समझने के लिए, हमने एज्यूम कर लिया कि जो LM है वो 4 सेंटीमीटर है। और हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें A पॉइंट पर पता करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट A, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि AM को डिवाइड करेंगे AL से, बिकॉज वी नो दैट AM इक्वल टू AL, क्योंकि दो हिस्सों में बराबर हिस्से में बटा हुआ है। इसका मतलब है क्योंकि AM जो है वो बराबर है AL के, तो जो ED होगी इट विल बी इक्वल टू 1। अगर हम B पॉइंट पे पता करें ED एट पॉइंट B, तो आपको पता होगा बच्चों लोअर सेगमेंट कितना है, लोअर सेगमेंट इज BM और अपर सेगमेंट इज BL। तो BM की जो वैल्यू है, डेफिनेटली जो BM होगा इट विल बी लेस BL। यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हुआ, यानी 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट में ही आएगा। इसका मतलब इस केस में जो ED होगी इट विल बी लेस देन 1। इसी तरीके से बच्चों अगर हम ED पता करते हैं, ED एट पॉइंट C, तो लोअर सेगमेंट है CM, अपर सेगमेंट है CL। क्योंकि लोअर सेगमेंट जो है वो बड़ा है अपर सेगमेंट से, यानी कि जो CM है वो बड़ा है CL से, इसलिए जो आंसर आएगा ED का इट विल बी मोर देन 1। अगर हम पॉइंट L पे पता कर लें, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों ED एट पॉइंट L, तो लोअर सेगमेंट कितना है, लोअर सेगमेंट इज LM, और यहां तो कुछ है ही नहीं, 0 बचेगा। यानी किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, अनंत से आ जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरीके से ED एट पॉइंट M, तो M तो बचा के और पूरा का पूरा लाइन बची हुई है, यानी कि 0 है ऊपर, मान लीजिए 4 ये है, तो आंसर जो आएगा इट विल बी 0।
तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस पॉइंट पर ईडी जो है वो इक्वल टू 1 होगी, इन सारे पॉइंटों पर ईडी मोर देन 1 होगी, यानी कि सी पॉइंट पर ईडी मोर देन 1 होगी, नीचे सारे पॉइंटों पर ईडी लेस देन 1 होगी, इस वाले पर ईडी 0 होगी और इस वाले पर ईडी इन्फिनिटी होगी। तो इस तरीके से हम सिंपल लीनियर डिमांड कर्व में आप एक ग्राफ बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस अभी हम अगला जो है नॉन लीनियर उसको भी समझ लेते हैं। देखिए नॉन लीनियर है, मैं आपको 3 डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इसमें मान लीजिए ये वाला एक डायग्राम है नॉन लीनियर, तरीका बिल्कुल वही है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसके इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करनी है, ए पॉइंट पर। इसमें मान लीजिए हमें बिल्कुल इसके मिड पे पता करना है बी पॉइंट पर, और इसमें मान लीजिए यहां पे पता करना है सी पॉइंट पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो इस ए को इंटरसेक्ट करती जाएगी। अब थोड़ा सा ऊपर से आएगा ऐसे, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी है लेकिन आप समझ जाइएगा। तो आप पाओगे कि जो हमारा ये वाली लाइन हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये बड़ा है और ऊपर वाला हिस्सा छोटा रहेगा, तो इसका मतलब है ईडी जो है वो मोर देन 1 रहेगी। इस वाले हिस्से में आप जब इंटरसेक्शन करोगे इस तरीके से, तो दोनों हिस्सा बराबर बराबर होने की वजह से इक्वल टू 1 होगा। और इस तरीके वाले डायग्राम में आप जब मिलाओगे लाइन, तो ये हिस्सा छोटा मिलेगा, इसलिए ईडी लेस देन 1 होगी। यानी कि आप किसी भी मेथड का यूज करो, अगर हम इस एक की बात करें तो इस केस में जो ईडी है, ईडी एट पॉइंट ए, इस केस में ईडी जो है वो ए एल अपॉन ए एम है, यानी कि क्योंकि ए एल जो है वो बड़ा है ए एम से, इसलिए ईडी जो होगी वो मोर देन 1 होगी। इस वाले केस में भी हम इसी तरीके से बात कर लेते हैं, क्योंकि ईडी एट पॉइंट बी, इस केस में अगर हम देखेंगे तो बी एम अपॉन बी एल, क्योंकि बी एम जो है वो बड़ा है बी एल से, इसलिए ईडी जो होगी इट विल बी मोर देन 1। सेम यहां पे देख लेंगे तो सी एम ईडी एट पॉइंट सी, क्योंकि सी एम जो है अपॉन सी एल, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सी एम इज स्मॉलर देन सी एल, सो ईडी इट विल बी लेस देन 1। तो इस तरीके से बच्चों आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता कर सकते हो। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला जो मेथड है बच्चों आर्क मेथड है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का काम करते हैं। देखिए मैं समझाता हूं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको ईडी पता करना है, तो फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारा प्राइस जो है वो 10 रुपये पर हम 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और 12 रुपये पर हम 80 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको बताया। अब इनिशियल प्राइस क्या है ये हमें नहीं पता, हम एक डिमांड का ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए प्राइस 10 रुपये पर, क्वांटिटी 100 है, प्राइस 12 रुपये होने पर क्वांटिटी 80 है। पॉइंट ए पॉइंट बी, ये मान लीजिए हमारा सीधा डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व है। अगर हम ए को इनिशियल मान लें और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट पता करें, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू। यानी कि कितना चेंज आया है, चेंज आया है क्वांटिटी में 20 का
माइनस लिख देता हूं मैं, वैसे हम माइनस को इग्नोर करने वाले हैं बच्चों, अपॉन प्राइस में 2 का इनटू इनिशियल प्राइस ए पॉइंट लिया है ना हमने, तो ये हम ए मान के चल रहे हैं इस पे। इनिशियल प्राइस 10 का है और इनिशियल क्वांटिटी 100 की है, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे इट विल बी -1, आप इसे 1 भी कह सकते हो। इसी तरीके से अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हम बी पॉइंट पर हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी तो सेम रहेगा, इनटू पी। अब प्राइस लेंगे, इनिशियल प्राइस है 12 और इनिशियल क्वांटिटी 80, यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका आंसर आएगा इट विल बी 4 बचेगा तो 8.5। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगह अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब ए से बी पर जाने पे अलग आंसर आ रहा है, बी से ए पे आने पे अलग आंसर आ रहा है। आर्क का मतलब होता है चाप, इस तरीके का आर्क। हम क्या करते हैं, इस डिमांड कर्व के इस पॉइंट के बीच में, यहां पर मिडिल में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करेंगे। इसको बोलते हैं आर्क मेथड। यानी कि आर्क मेथड में क्योंकि इनिशियल प्राइस क्या है, इनिशियल क्वांटिटी क्या है, ये कंसीडर होता ही नहीं है, इसीलिए दोनों प्राइसेस को शामिल करते हैं, दोनों क्वांटिटी को शामिल करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चों, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी बाय में क्यू, सॉरी गलत बोला मैंने, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसमें, ये वाला फार्मूला होता है हमारा परसेंटेज मेथड में। लेकिन आर्क मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों ही प्राइस को शामिल करते हैं क्योंकि दोनों ही प्राइस को, दोनों ही क्वांटिटी को शामिल कर लिया गया है, इसलिए अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप ए से बी पे जा रहे हो या बी से ए पे आ रहे हो। यानी कि एक तरीके का एवरेज हम लेके चलेंगे। तो किस तरीके से आंसर निकलेगा बच्चों इस वाले मेथड में, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम आर्क मेथड का यूज करते हैं, अच्छा वो ऊपर वाला डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। अगर हम आर्क मेथड का यूज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P0 प्लस P1 इंटू Q0 प्लस Q1। यानी कि क्वांटिटी में जो परिवर्तन आ रहा है, अब क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है 20 की, अपॉन प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 का, इनटू दोनों ही प्राइस ले लेंगे तो प्राइस हो गया हमारा 22 और दोनों ही क्वांटिटी ले लेंगे तो क्वांटिटी हो गई 180। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, तो इसका मतलब है 22/18 को जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू आर्क मेथड के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीका होगा। इसका मतलब इस केस में आप किसी को भी प्राइस मानो, किसी को भी क्वांटिटी मानो, आपके आंसर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बच्चों लास्ट जो मेथड है वो है रिवेन्यू मेथड। रिवेन्यू मेथड किस तरीके से आपका सॉल्व होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिवेन्यू मेथड का फॉर्मूला होता है A अपॉन A-M। तो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसमें आपसे रिवेन्यू में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किस तरीके से रिलेशन है वो बताना है। उसके लिए बच्चों हमने एक और वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो कि आपको प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, आप चाहो तो उसको देख लीजिएगा, चाहो तो स्किप कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन आपको बेसिकली ये याद रखना है कि किस तरीके से हम इस पी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। तो हम जानते हैं कि लोअर सेगमेंट अपन सेगमेंट होता है, तो पी बी जो है वो लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट पी ए है। अब हम जानते हैं कि पी ए पी एन, देखिए ए क्या है, ए पी एन, ये वाला और ये वाला सिमिलर है। तो सिमिलर होने की वजह से इसकी जो इसकी ये लाइन होंगी वो भी सिमिलर होंगी। यानी कि पी ए और पी बी की जगह हम पी बी जो है उसकी जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं और इसी तरीके से ए पी की जगह ए एन लिख सकते हैं। बच्चों इसकी जगह ये भी देखिए, ये वाली लाइनें भी एक दूसरे के बराबर बराबर मानी जाएंगी, तो ये भी बराबर बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एन है वो पी एल के बराबर होगी। तो ए एल और पी एन बराबर बराबर मान लिया हमने यहाँ पे।
अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी कि पी ए इक्वल टू ये वाली लाइन आ गई, यहां पे ये वाली लाइन लिख दी हमने, और इस ए एन की जगह पी एल यूज करेंगे तो हमने लिख दिया ये वाली लाइन, यानी कि पी, अब ये जो पी एल है, देखिए ये वाली जो लाइन है पी एल, पी एल का क्या मतलब है, पी एल जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू माइनस एल क्यू के, तो वो हमने यहां लिख दिया है बच्चों। इसका मतलब जो हमारा पी क्यू है, पी से लेके क्यू तक, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू है, जैसा कि हमने यहां पे लिख दिया ए, और पी क्यू एवरेज रेवेन्यू है, इसमें से एल क्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, इक्वल टू ए माइनस एम। ठीक है बच्चों, तो आप ये तरीका है रेवेन्यू मेथड निकालने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो बच्चों देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि एक होती है इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, कई बार इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी बोल देते हैं। कई बार इसको मोर इलास्टिक डिमांड भी बोल देते हैं। तो तीनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से, बेसिकली तो चेंज प्राइस में ही वजह से आ रहा है, लेकिन किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में मोर चेंज होता है, डिमांड लीड्स मोर चेंज, तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यानी कि अगर हम ये कहें कि प्राइस में अगर 20% का चेंज आ रहा है और आपको लगता है कि डिमांड में 50% का चेंज आ जाएगा, तो इसको कहते हैं बच्चों रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड, या मोर इलास्टिक डिमांड, या इलास्टिक डिमांड। दूसरा है लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड को रिलेटिवली लेस इलास्टिक भी बोल सकते हैं और इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हो। तो बेसिकली आपको ये बात याद होनी चाहिए कि किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो प्राइस पे तो डिपेंड करती है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो प्राइस के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो उस प्राइस को इन्फ्लुएंस के इम्पैक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है, मान लीजिए एक मिल्क है या पेट्रोल है, ठीक है। अब मान लीजिए मिल्क पर जीएसटी लगा दिया सरकार ने और कहा कि भाई हर दूध की उस पर 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, या पेट्रोल में मान लीजिए 100 रुपये की जगह 110 रुपये हो जाएगा। तो पेट्रोल और मिल्क इस तरीके के नेचर के हैं कि आप चाह के भी इनकी डिमांड को कम नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर प्राइस में चेंज होता भी है तो नेचर इस तरीके का है इन गुड्स का, जिसकी वजह से आपको डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मिल्क और पेट्रोल ऐसी गुड्स है जिनकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगी। तो बच्चों मैंने आपको बेसिक मतलब बता दिया है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपको कवर किए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड में हम बात करें, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस सडनली बढ़ गया, तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है हम अपनी डिमांड को एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप यूज़ करते हो और आप यूज़ करते ही उसकी जो डिमांड है वो डबल हो जाए, लेकिन आप बहुत जल्दी उसका आप कह सकते हो उसको डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हमारा डिमांड का पैटर्न चेंज होगा और हम उस डिमांड के कई सारे और विकल्प भी तलाश कर सकते हैं, या उस डिमांड के जो आदीपन है उसको भी हम छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग पीरियड जितना ज़्यादा होगा डिमांड उतनी ज़्यादा इलास्टिक देखने को मिलेगी, और जितना पीरियड शॉर्ट होगा डिमांड उतनी ही कम इलास्टिक होगी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि लॉन्ग पीरियड में मोर इलास्टिक डिमांड होती है और शॉर्ट पीरियड में लेस इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आप डिमांड में परिवर्तन कम होता है, जबकि लॉन्ग पीरियड में डिमांड बहुत ज़्यादा बदल सकती है। इसके अलावा बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अब एक ऐसी गुड्स ले लीजिए जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे बिजली है।
अब बिजली का कोई विकल्प ही नहीं है तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, ऊंची कीमत देके भी उस बिजली को प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि अगर थोड़ी बहुत कमी आती भी है, लेकिन जितनी कमी प्राइस में आई है, चेंज प्राइस में हुआ है, उससे कम चेंज आएगा। यानी कि अगर गुड्स लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट के साथ मौजूद है, यानी कि ऐसी गुड्स है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं होने की वजह से उसकी जो डिमांड होगी वो लेस इलास्टिक होगी। जबकि अगर मान लीजिए किसी गुड्स का सब्स्टिट्यूट है, जैसे टाटा स्काई डिश टीवी, बिग टीवी, सन टीवी, पता नहीं कितने सारे डिश टीवी हैं, तो आप एक का प्राइस बढ़ने पर दूसरे पे जा सकते हो। आप एयरटेल महंगा हो जाए तो जियो पे जा सकते हो, जियो महंगा हो जाए तो वोडाफोन पे जा सकते हो। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने विकल्प ज़्यादा होंगे, किसी भी गुड्स की डिमांड उतनी ज़्यादा इलास्टिक होगी। यानी कि ऐसी गुड्स पर प्राइस का असर ज़्यादा पड़ेगा जिसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, और ऐसी गुड्स का डिमांड पे कम असर पड़ेगा जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। इसके अलावा जो नेचर ऑफ गुड, नेचर का मतलब वस्तु किस तरीके की है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई नेसेसरी गुड्स है, दूध है, पानी है, पनीर है, सब्जी है, तेल है, गेहूं है, चावल है, इस सब की डिमांड लेस इलास्टिक ही होगी क्योंकि हमारे जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ट्रिप बनाना है गोवा का, गोवा का ट्रिप नहीं बनाओगे तो कौन सा मर जाओगे, तभी भी जिंदा रहोगे। मूवी मत देखो, अगर आपको लगता है मूवी महंगी है मत खाओ पॉपकॉर्न मूवी के अंदर जाके, अगर आपको लगते हैं महंगे। तो सिंपल मतलब कहने का बच्चों ये हुआ कि अगर गुड्स की इस तरीके की है जिसकी आपको जरूरत नहीं, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लग्जरी गुड्स है, तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। हालांकि कंफर्ट गुड्स के बारे में आप कह सकते हो कि इसकी डिमांड तो नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली लग्जरी गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक और नेसेसरी गुड्स की डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर, देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा किसी गुड्स पे खर्च कर रहा है, मान लीजिए हम फूड पे या हम मनोरंजन पे 80% खर्च कर रहे हैं, अब मनोरंजन महंगा हो जाएगा तो हम मनोरंजन की पे अपना खर्चा कम कर देंगे। लेकिन अगर किसी गुड्स ऐसी है जिस पर हम बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो प्राइस बढ़ने पर भी हम क्योंकि हमारी इनकम का बहुत कम परसेंटेज खर्च हो रहा है, इसलिए कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर गुड्स ऐसी है जिस पर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, लार्ज स्केल पर आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होगी, और बहुत कम प्रोपोर्शन में पैसा खर्च कर रहे हो तो उसकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगी। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स जो है वो ड्यूरेबल है नहीं है। जितनी ज़्यादा गुड्स ड्यूरेबल होगी, ये गलत हो गया, इधर आएगा, अगर परशेबल गुड्स है तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, ज़्यादा परिवर्तन उसमें कर नहीं सकते, और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि जब गुड्स ड्यूरेबल है तो हम इसे बाद में खरीद लेंगे, अभी खरीद के करोगे क्या। तो ये उल्टा हो गया है बच्चों, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। इसके अलावा यूजेस, अगर मान लीजिए मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि मल्टीपल यूज के केस में ऐसा हम कर सकते हैं कि एक दो यूज कम कर दें। लेकिन अगर किसी चीज़ का सिंगल यूज है तो आपको वो यूज करना ही पड़ेगा, और जब आप यूज करोगे तो उसकी डिमांड में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, और सिंगल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। अगला पॉइंट है बच्चों पोस्टपोन ऑफ यूजेस। अगर आप किसी गुड्स के डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, अगर आपको मान लीजिए किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है, रोज डे पे रोज देना है, तो रोज चाहे महंगा हो जाए रोज डे पे ही दोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप रोज डे की जगह 10 दिन बाद, महीने बाद दे दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसके उपभोग को आप यूज करोगे ही करोगे, स्कूल की फीस जमा करानी है, खाना खाना है, ये सारी चीजें इमरजेंसी है, आप भविष्य के लिए टाल नहीं सकते, इसीलिए ऐसी गुड्स की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक देखने को मिलती है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है जिसको आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, तो आमतौर पर इसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों अगर कोई व्यक्ति किसी का हैबिचुअल हो जाता है, मान लीजिए हैबिचुअल हो गया, अब किसी को शराब पीने की आदत है वो शराब पिएगा, जिसको सिगरेट पीने की आदत है वो सिगरेट पिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी गुड्स को लेकर हैबिचुअल हो जाता है तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हर परिस्थिति में वो उसका प्रयोग करना चाहेगा, और जब उसका वो प्रयोग करेगा, जब उसका वो यूज करेगा, तो उसकी जो डिमांड है उसमें कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जो गुड्स के प्रति हैबिचुअल नहीं है, अब जैसे मान लीजिए मुझे खाने में मान लीजिए पनीर डोसा खाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, पनीर डोसा अगर महंगा हो जाएगा तो नहीं खाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ और खा लेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हैबिचुअल हो गया है, उसको मान लीजिए नशा है उसका, तो डेफिनेटली वो उसको खाएगा चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो जाए। तो ये सारी बातें हमें समझनी है। इसके अलावा जो प्राइस लेवल की बात करें, देखिए अगर कोई गुड्स बहुत हाई है तो उसका प्रयोग बहुत अमीर लोग कर रहे होते हैं, बहुत लो है तो बहुत गरीब कर रहे होते हैं, है ना। प्राइस बहुत हाई है तो अमीर लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गुड्स बहुत महंगी होती है या बहुत सस्ती होती है
उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है और जिसकी जो नॉर्मल गुड्स होती है उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। लास्ट हम बात करें बच्चों इनकम ग्रुप, तो जो एक्सट्रीमली हाई इनकम ग्रुप है, अरबपति है, खरबपति है, क्या फर्क पड़ रहा है, कार 50 लाख की जगह 52 लाख की हो जाए, 55 लाख की हो जाए, 60 लाख की हो जाए, तो फिर भी खरीदेंगे। या एक्सट्रीमली लो है, वो तो बेचारा अपनी बेसिक नीड ही पूरी कर पा रहा है, वो तो फिर भी बेसिक नीड पूरी करेगा अगर ऐसा व्यक्ति है तो। यानी कि एक्सट्रीमली हाई है या एक्सट्रीमली लो है तो उन दोनों की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, जबकि मिडिल इनकम ग्रुप जो हम और आप जैसे लोग आते हैं, ठीक है, उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। तो बच्चों ये सारी के सारे पॉइंट अगर आप लर्न कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि डिमांड कब इलास्टिक होगी, कब इनइलास्टिक होगी, आप बता सकते हो बच्चों। इसके अलावा अगर सब्जेक्टिव आंसर देना है तो इन्हीं चीज़ों को आप डिटेल में बता दीजिएगा तो सब्जेक्टिव आंसर बन जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से मेरी वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आगे हम इस वीडियो में अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कई सेक्टर्स में कई जगह पर बहुत यूजफुल होता है, खास तौर पे प्राइस डिटरमाइन करने में। देखिए, अगर हम बात करें मोनोपोली की, यानी कि प्राइस फिक्सेशन बाय मोनोपोली, तो मोनोपोली के पास दो तरीके की प्राइस पॉलिसी होती है। एक तो प्राइस पॉलिसी होती है जिसमें वो ज्यादा प्राइस रखे, लेकिन ज्यादा प्राइस रखने का मतलब है कम क्वांटिटी बेच पाएगा। और दूसरा होता है कि वो कम क्वांटिटी मतलब कम प्राइस रखे लेकिन उसको ज्यादा क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके की पॉलिसी अपनाएगा ये डिसाइड होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई गुड्स जो मोनोपोली के द्वारा बेची जा रही है उसकी मार्केट में डिमांड इनइलास्टिक है तो मोनोपोली उसका प्राइस रखेगा हाई और चाहे तो उसकी क्वांटिटी बेचेगा कम। लेकिन अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब है कि मार्केट में प्राइस बढ़ने पर डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो मोनोपोली होता है वो प्राइस को रखेगा कम लेकिन क्वांटिटी को बेचेगा ज्यादा। यही बात देखो यहां पे भी लिखी हुई है कि अ मोनोपोली डिटरमाइन द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेस पर मोनोपोली अपना प्राइस डिसाइड करता है। ऐसी केस जहां पर लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड से। तो इस कंडीशन में जो फर्म है वो क्या करेगी, हायर प्राइस वसूलेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो प्राइस बढ़ा भी देगी तो कस्टमर उसे छोड़ के नहीं भागेगा, और उसके बदले में जो डिमांड आएगी वो उसके बदले में कम आएगी, क्योंकि डेफिनेटली जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में कमी देखने को मिलती है। वहीं अगर मान लीजिए डिमांड इलास्टिक है, हाई इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज डिमांड को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में जो मोनोपोली फर्म है वो प्राइस को कम रखेगी और प्राइस कम रखने के बावजूद भी वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को बेचने का प्रयास करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात क्लियर हो रही होगी दोस्तों। दूसरा, गवर्नमेंट जो प्राइस सपोर्ट सिस्टम चलाती है वो भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बेस करता है। देखिए, कई सारी गुड्स ऐसी होती है जैसे व्हीट है, राइस है, इनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक का मतलब ये हुआ कि ऐसी गुड्स ऐसी होती है जिनको कंज्यूमर को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। तो अगर ऐसी गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान, और ऐसी गुड्स का प्राइस कम हो जाए तो भी नुकसान। क्योंकि अगर ऐसी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो जो बनाने वाला प्रोड्यूसर है उसको नुकसान होगा। इसके लिए गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करती है, यानी कि सरकार प्रोड्यूसर को यह प्रॉमिस करती है कि अगर किसी समय आपकी फसल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से मार्केट में प्राइस कम हो गया तो मार्केट में प्राइस कम होने का नुकसान आपको नहीं होगा। इसके लिए हम आपके प्रोडक्ट को मिनिमम प्राइस पर खरीदने का वचन देते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि गवर्नमेंट इस बात का अश्योरेंस देती है कि आपको डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो आपको इसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट इसको खरीदने के लिए प्रॉमिस करती है। लेकिन अगर वही प्रोडक्शन कम हो जाता है तो कंज्यूमर को नुकसान होगा। भाई, अगर आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ऑनियन के प्राइस 200 रुपए किलो हो गए, टमाटो के प्राइस 200 रुपए किलो हो गए, तो मार्केट मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है और सरकार को एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। यानी कि इस केस में गवर्नमेंट जो है वो फ्लोर प्राइस डिसाइड कर देती है, जिससे ज्यादा कीमत पर बेचना एक तरीके से इलीगल हो जाता है। तो ये फ्लोर प्राइसिंग कंज्यूमर के सपोर्ट के लिए दिया जाता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोड्यूसर के सपोर्ट के लिए दिया जाता है। और खास तौर पर ये ऐसी चीजों के लिए दिया जाता है जिनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, क्योंकि इलास्टिक डिमांड जिन चीज की होगी उसके बिना भी कंज्यूमर रह लेगा, उसके बिना भी प्रोड्यूसर काम चला लेगा। लेकिन कंज्यूमर जैसी गुड्स जो इनइलास्टिक है, जो जरूरी है, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा
प्राइस सपोर्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों टैक्स का जो बर्डन है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों में शेयर होता है। देखिए इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों आगे, कि जो टैक्स लगता है उसका पार्ट कुछ कंज्यूमर बियर करेगा, कुछ प्रोड्यूसर बियर करेगा। ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। अलग से एक वीडियो आने ही वाली है दोस्तों अगले चैप्टर में। फिलहाल आप यहां पे ये समझ लीजिए कि अगर डिमांड लेस इलास्टिक होगी, इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर को खरीदना ही पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में टैक्स लगने का बर्डन कंज्यूमर पे ज्यादा पड़ेगा। और डिमांड अगर मोर इलास्टिक होगी तो कंज्यूमर उस गुड्स की डिमांड को कम भी कर सकता है। ऐसी केस में टैक्स लगने का अधिकांश भाग प्रोड्यूसर बियर कर लेगा। यानी कि डिमांड जितनी ज्यादा इनइलास्टिक होगी, कंज्यूमर टैक्स का बर्डन उतना ही ज्यादा बियर करेगा। और डिमांड जितनी कम इलास्टिक होगी, प्रोड्यूसर जो है वो टैक्स का अधिकतर भाग, मतलब जितनी ज्यादा होगी इलास्टिक उतना ही ज्यादा भार प्रोड्यूसर बियर करेगा। कंसेप्ट को डिटेल में हम अगले चैप्टर की एक वीडियो में बना के आपको समझाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड में इसका बहुत इंपैक्ट रोल पड़ता है। यानी कि गवर्नमेंट कई बार अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए डीवैल्यूएशन का यूज करती है। उसका फायदा होगा या नहीं होगा यह भी डिसाइड होता है, आप कह सकते हो एक तरीके से डीवैल्यूएशन पर। यानी कि अगर आपकी इलास्टिसिटी 1 से कम है तो कोई फायदा हुआ नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए आप ऐसी गुड्स को बेच रहे हो विदेशों में जिसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, तभी तो फायदा होगा। मैं इसको डिटेल में दोस्तों इंटरनेशनल वाले चैप्टर में भी आपको करा दूंगा। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में कोई देश अपने गुड्स को ज्यादा बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, यह भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिसाइड होता है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट कई बार फर्में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का प्रैक्टिस करती हैं, जहां पर फर्में अपने मार्केट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती हैं, अलग अलग मार्केट सेगमेंट में अलग अलग प्राइस डिसाइड लेती हैं, और ये डिसाइड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। आपने देखा भी होगा दोस्तों कई ऐसे सर्विसेज भी होती हैं, जैसे डॉक्टर है, अलग अलग जगह पर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग फीस चार्ज कर रहा है, क्योंकि कई कस्टम जैसे मान लीजिए जहां पे बहुत कंपटीशन होगा वहां पे कम प्राइस लिया जाएगा, जहां पे कम कंपटीशन होगा वहां पे ज्यादा प्राइस लिया जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली प्राइस सेटिंग करने में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों वेज और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने में भी बहुत रोल प्ले होता है। अगर हम ये मान लें कि जो लेबर सप्लाई है, मतलब आप कह सकते हो लेबर की जो, अभी हम डिमांड की बात करें तो डिमांड प्रोस्पेक्टिव से बता रहे हैं कि अगर लेबर की डिमांड इलास्टिक है तो वेज ज्यादा दिया जाएगा, लेबर की डिमांड इलास्टिक है तो वेज कम दिया जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो यूज है वो बहुत ब्रॉडर लेवल पे किया जाता है दोस्तों। इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।